आज हम लोग पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। ये पोएम क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड बेस्ड ऑन नेचुरल फेनोमेना which has been interpreted as a poem. द वॉइस ऑफ द रेन ये एक कन्वर्जेशनल पोएम है, मतलब इसमें कॉन्वर्जेशन बेस पर ये कविता लिखी गई है। इट सेलिब्रेट्स द रेन एंड इट्स accompanying cyclic movement that supports various beings on earth. देखिए, इस धरती के ऊपर जितने भी बीइंग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी के लाइफ को सपोर्ट करना ये पानी का काम है। और पानी यानी जल, हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है। ये जल कहाँ से आता है भाई? तो एक साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए, यानी रेन के ज़रिए। रेन एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये जो पोएम है ना, द वॉइस ऑफ द रेन, ये सेलिब्रेट कर रहा है। ये पोएम किसकी तारीफ कर रहा है? किसकी? रेन की। और रेन के साथ होने वाला जो उसका accompanying साइक्लिक मूवमेंट है, यानी ये कविता में आपको रेन के साइक्लिक मूवमेंट का सेलिब्रेशन नज़र आएगा। और यही रेन का साइक्लिक मूवमेंट इस धरती पर जीव जंतुओं की ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। एक्चुअली में ये पोएम एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। डायलॉग मतलब दो आदमी के बीच में बातचीत। तो वो दो लोग कौन कौन से हैं? एक तो पोएट है और दूसरा क्या है? रेन, खुद बारिश। तो बारिश के साथ पोएट की बात हो रही है, इसी के ऊपर बेस्ड है ये पोएम। और ये पोएम को पढ़ने के पहले थोड़ा हम लोग पोएट के बारे में एक दो बातें जान लें। तो पोएट जो हैं अमेरिकन पोएट हैं, वॉल्ट विटमैन। वो एक एसेइस्ट भी थे, वो जर्नलिस्ट भी थे। एसेइस्ट यानी निबंधकार, निबंध लिखने वाले। जर्नलिस्ट यानी पत्रकार। और उनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा पोएट्री का उन्होंने ट्रेंड तैयार किया जो पोएट्री में कोई राइमिंग पैटर्न नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे दो आदमी बातचीत कर रहे हों, बातचीत के बेस पे लिखा रहता है। इनका बर्थ 31 में 31 में 1819 को हुआ और इनकी मृत्यु 26 ऑफ मार्च 1892 को हो गया। पोएम को पढ़ने के पहले थोड़ी एक दो बात और जान लें। इस पोएम में हम लोग को लिटरेरी डिवाइस भी देखने को मिलेगा, यानी जिसे हम लोग पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं। यानी कि कविताओं में छंद और अलंकार डालकर कविता की खूबसूरती हम लोग बढ़ा देते हैं। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार, ठीक है ना? तो ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है पोएटिक डिवाइस। तो इसमें भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि टाइटल आप पढ़ रहे हो द वॉइस ऑफ द रेन। यहीं पर एक पोएटिक डिवाइस मिल जा रहा है जिसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार, यानी जिसमें हम लोग किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर ह्यूमन एबिलिटी को हम लोग चढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, द वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन का तो साउंड होना चाहिए। रेन में तो वॉइस नहीं होगा ना। वॉइस मतलब आवाज़ होता है, इंसान की आवाज़ को हम लोग वॉइस बोलते हैं। जैसे मेरी ये आवाज़ आप सुन रहे हो तो ये वॉइस है, ठीक है ना? तो रेन की तो कोई वॉइस नहीं है, लेकिन रेन के एक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने इंसान की एक्टिविटी को उसके ऊपर लेयर लगा दिया। ऐसा बोल दिया कि रेन का वॉइस। तो रेन को ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं जैसे इंसान की वॉइस को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऐसे ही इसमें इमेजरी का भी यूज़ हुआ है, हाइपरबोली, मेटाफर, एलिटरेशन, इन सब पोएटिक डिवाइसेस का इसमें यूज़ हुआ है। अब देखिए थोड़ा हम लोग पोएम के बारे में और जान लें एक दो बातें। रेन जो होता है ना, रेन सिंबलाइज करता है परपेचुअल पीरियोडिक लाइफस्टाइल को। परपेचुअल मतलब जो परमानेंट है, हमेशा हमेशा के लिए है, ठीक है ना? तो रेन जो है वो सिंबलाइज कर रहा है कि जो लाइफ साइकिल होता है किसी भी चीज़ का, वो परमानेंट होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, परमानेंट होता है मतलब बीच में सिर्फ वो रूप अपना बदल सकता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस परमानेंट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। इसी तरीके से बारिश भी एक ऐसी चीज़ है जो कभी जल होता है, पानी, और कभी ये क्लाउड बन जाता है, कभी ये वेपोराइज होकर के वेपर में चेंज हो जाता है, कभी कंडेंसेशन होकर के ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, कभी आइस में चेंज हो जाता है, लेकिन रहता है परमानेंटली। ये बात हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द पोएम सिग्निफाइज एवर लास्टिंग रोल दैट रेन प्लेज इन नरिशिंग। रेन क्या क्या रोल प्ले करता है भाई? तो रेन रोल प्ले करता है नरिश करने का, किसी भी चीज़ का भरण पोषण करने का। धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं सबका भरण पोषण कौन करता है? रेन। क्वेंचिंग करने का, यानी लोगों की भूख प्यास मिटाने का काम भी करता है रेन। प्यूरिफाइंग, चीज़ों को साफ सुथरा, पवित्र और शुद्ध बनाने का काम भी करता है रेन। एंड नर्चरिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और प्रकृति के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको नर्चर करता है, मतलब सबका पोषण करता है, ये भी करने का काम करता है रेन, ठीक है ना?
तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिमाग में रखिएगा आप लोग. द पोएट फील्स बोथ म्यूजिक एंड रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम हार्ट ऑफ अर्थ. अब ये हम लोग जो वन लाइन पंच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पोएम में आप देखोगे ना कि पोएट ने मतलब एक सिमिलैरिटी दिखलाया है किसके किसके बीच में, रेन के बीच में और एक सिंगर के बीच में. जैसे एक सिंगर का जो सॉन्ग होता है, जब कोई एक सिंगर गाना गाता है, अब सपोज उसने गाना गा लिया, अब वो गाना सिंगर के रिकॉर्डिंग रूम से निकला बाहर, रिलीज़ हो गया कैसेट्स में बन के आके, अब सबके घरों में, सबके दुकानों में वो गाना बजता है, सब लोग उसको सराहते हैं, ठीक है ना. जैसे बहुत सारी फिल्में हैं, कुमार शानू, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इन लोगों ने गाना रिकॉर्ड किया. अब वो गाना क्या होता है कि भाई घर घर में बजता है, सारे माहौल में बजता है, उत्सवों में बजता है, पूजा पाठ में बजता है, सब लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, सब लोग उसको कितना प्यार देते हैं उस गाने को. उसके बाद घूम फिर करके वो गाना वापस चला आता है किसके पास, उसी सिंगर के पास. वो सिंगर फिर उस गाने को गुनगुनाता है. तो जिसने गाना गाकर रिकॉर्ड करके रिलीज़ कर दिया था, गाना चारों तरफ घूम के और सारी दुनिया का प्यार, मोहब्बत और प्रशंसा पाने के बाद वापस से उसी सिंगर के पास चला आता है और वो सिंगर खुद उस गीत को वापस से गुनगुनाता है. बिल्कुल वैसे ही रेन है. रेन पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है, अब लिक्विड फॉर्म से उठने के बाद वो वेपराइज़ होता है, वेपर फॉर्म में आता है, वेपर के बाद फिर वो क्लाउड बनता है, क्लाउड से कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होता है. फिर जब वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होता है तो उसको ऊपर, उसका वजन को रोक नहीं पाता है, फिर वो नीचे बरस पड़ता है बारिश के रूप में. फिर से जब बारिश के रूप में आके गिर गया ज़मीन पे, तो अब इमेजिन करो आप लोग कि ज़मीन में तो वाटर का दो दो सोर्स है. एक तो होता है वो डायरेक्ट सोर्स, जैसे नदी हो गया, समंदर हो गया, वाटर बॉडी हो गया, जैसे पोखरा हो गया, तालाब हो गया, ये एक वाटर का सोर्स है. और दूसरा वाटर का सोर्स क्या होता है, ग्राउंड वाटर. ग्राउंड के अंदर भी पानी होता है. तो जब धूप पड़ती है, तो धूप के पड़ने से ग्राउंड भी गर्म होता है. तो ग्राउंड से तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं वेपर, जैसे समंदर के ऊपर से, नदियों के ऊपर से, तालाब और पोखरे के ऊपर से वेपर बन के निकल जाता है, ऊपर उठ जाता है. लेकिन ग्राउंड से कैसे निकलेगा, तो ग्राउंड से निकलने का ज़रिया होता है प्लांट्स. बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ट्रीज़ और प्लांट्स के अंदर जाइलम होता है, टिश्यूज़ है. वो जाइलम अपनी जड़ों से पानी को खींचता है, खींच कर उसे पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों से ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वो पानी आकाश में उड़ जाता है वेपर बन के. तो चाहे वो ग्राउंड के अंडर का पानी हो, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर, और चाहे वो बाहर के वाटर बॉडीज़ का पानी हो, दो के दोनों ही एक्सेस हीट ऑफ द सन की वजह से वो लोग वेपराइज होते हैं, और या फिर यूँ बोलिए ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए या वेपोराइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए, दोनों ही वेपर में ऊपर बन के जाते हैं. जाने के बाद फिर वो उनका कूलिंग प्रोसेस शुरू होता है, कूलिंग के बाद कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद फिर वो वाटर बनता है, फिर आके ज़मीन पे गिरता है. तो ये साइकिल चलते रहता है. और इस साइकिल से क्या फ़ायदा होता है भाई, इस साइकिल से लोगों की ज़िंदगी आबाद रहती है, लोग ज़िंदा रहते हैं धरती पे. और ये दो की दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे कि रेन हो या म्यूज़िक हो, ये दोनों ही हार्ट से ओरिजिनेट होता है. हार्ट, म्यूज़िक जो है वो ह्यूमन हार्ट से ओरिजिनेट होता है, और रेन अर्थ के हार्ट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना. दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक, दोनों ही लाइट होते हैं. सॉफ्ट एंड लाइट म्यूजिक ऑफ रेन इज़ अ सॉन्ग ऑफ अर्थ इटसेल्फ. और पोएट बोलते हैं, ये जो रेन का म्यूज़िक है ना, जब रेन ज़मीन पे गिरती है तो छम छम, पट पट, ये जो उसका रेन के गिरने का जो आवाज़ होता है उसको म्यूज़िक बोल रहे हैं पोएट. तो बोल रहे हैं जो म्यूज़िक ऑफ रेन है, वो म्यूज़िक ऑफ रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, और इज़ अ सॉन्ग ऑफ अर्थ. यही म्यूज़िक अर्थ का सॉन्ग है. यूँ समझिए कि अर्थ भी गाना गा रही है, अर्थ के जज्बात भी गाने के रूप में उभर रहे हैं. तो अब आइए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं. सो द पोएम स्टार्ट्स. द पोएट, ही इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन टू द रेन, एंड हु आर दाउ. दाऊ एक आर्केइक वर्ड है, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग ओल्ड इंग्लिश. आज से 500 साल पहले इंग्लिश लिटरेचर में इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते थे, बोलचाल में भी ऐसा यूज़ होता था. तो आर्केइज़म उसको बोलते हैं. आर्केइज़म मतलब जिसमें पुरानी तरह की भाषाएं, अब ये सब ऑब्सोलेट हो गया है, अब इनका यूज़ नहीं होता है. तो दाऊ का मतलब होता है यू, और आर्ट का मतलब होता है आर. सो हु आर्ट दाऊ, पोएट ने रेन से पूछा, कौन हो तुम. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. सॉफ्ट, हल्की हल्की सी, धीमी धीमी सी रिमझिम, फॉलिंग शावर्स, गिरती हुई शावर्स यानी गिरती हुई बारिश. तो गिरते हुए बारिश के बूंदों से पोएट ने पूछा, कौन हो तुम. विच स्ट्रेंज टू टेल, बड़ा अद्भुत था. स्ट्रेंजली इट टोल्ड मी, स्ट्रेंजली इट रिप्लाइड टू मी.
Why it was strange? It is a natural phenomena. The rain is falling, it is raining. It is not expected to answer a human being's question. It was quite strange. बड़ा अद्भुत सा लग रहा था कि वो मेरा जवाब दे रहा है या दे रही है। तो बारिश ने मुझे जवाब दिया स्ट्रेंजली, बड़ा विचित्र तरीके से कहा उसने। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्ट्रेंज टू टेल, यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमन बींग्स का जो एबिलिटी है ना, वो हम लोग नॉन लिविंग बींग के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग बोल सकता है, ह्यूमन बींग रिप्लाई कर सकता है। अब ये चीज़ अगर हम लोग नॉन लिविंग बींग के ऊपर लगा दें, अप्लाई कर दें, तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। हमने तुम्हारे बैग से पूछा तुम किसके बैग हो? बैग ने रिप्लाई दिया मैं देवायन का बैग हूँ। तो मैंने बैग को पर्सोनिफाई कर दिया। मानवीकरण अलंकार, एग्जैक्टली। ठीक है, समझ में आ गया। सो विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। इसने मुझे आंसर दिया। क्या आंसर दिया? एज हेयर ट्रांसलेटेड। अब देखिए, जो उसने आंसर दिया उस वक्त बोल के तो बोला नहीं होगा, वो मैंने फील कर लिया। अब मैं उस एब्स्ट्रैक्ट आंसर को वर्ड टू वर्ड में इंटरप्रेट करके, ट्रांसलेट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या जवाब दिया? रेन ने बोला आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं पृथ्वी का संगीत हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। पृथ्वी की कविता, यानी कि यूँ बोल सकते हो कि जो रेन है ना, वो अपने आप को सॉन्ग से कंपेयर कर रहा है। रेन ने अपने आप को पोएम से कंपेयर किया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन, देखो फिर से यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन नज़र आ रहा है। वॉइस ऑफ द रेन, रेन का तो साउंड होना चाहिए ना, रेन का वॉइस होना चाहिए क्या? बोलो। आदित्य का वॉइस होगा, देवायन का वॉइस होगा, लेकिन रेन का क्या होगा? साउंड होगा। लेकिन यहाँ पे रेन की आवाज़, ये आवाज़ कहाँ होता है? ह्यूमन बीइंग का होता है। फिर से यहाँ मानवीकरण अलंकार का यूज़ हो गया है। ठीक है। एक्सटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटवर्डली मुझे अगर देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ? आई राइज, आई राइज, फिर से पर्सोनिफिकेशन। रेन बोल रहे हैं कि मैं जागता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं ऊपर की ओर जाता हूँ। आई राइज। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? अनसीन। नोबडी कैन सी मी, नोबडी कैन टच मी, यू कैन ओनली परसीव मी। तुम सिर्फ फील कर सकते हो कि मैं कैसे इम्पैल्पेबल तरीके से लैंड से और बॉटमलेस सी से। अच्छा, बॉटमलेस सी में भी एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, मैं उसके बारे में मेंशन करना चाहूँगा। बॉटमलेस सी, अथाह समुंदर। अथाह समुंदर बोलने का मतलब क्या? कोई भी समंदर का कोई एंडिंग नहीं है क्या? है ना? चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे पैसिफिक ओशन हो, सभी का एक तलवा तो है ना, एक ग्राउंड तो है कहीं ना कहीं, ज़रूर है। तो उसको बॉटमलेस तुम कैसे बोल सकते हो? लेकिन यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोली। रेन कहती है कि आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं उठता हूँ। इम्पैल्पेबल मतलब मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। आउट ऑफ द लैंड, ज़मीन से भी उठता हूँ मैं। और कहाँ से उठती हूँ? सॉरी, मैं बार बार उठता हूँ बोल दे रहा हूँ, बोल। उसको स्त्रीलिंग में बोलना चाहिए, फीमेल में। क्यों फीमेल में बोलना चाहिए? क्योंकि वो जिस तरीके का काम कर रही है ना बारिश, वैसा एक फ़ीमेल ही कर सकती है। दूसरे को ज़िंदगी देना, दूसरों को केयर करना, दूसरों को हरा-भरा बना देना, ठीक है ना? प्रेम देना, स्नेह देना, ये क्या कर सकती है? महिला ही कर सकती है। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन। और मैं बॉटमलेस सी से निकल के, लैंड से निकल के, लैंड से पता है ना, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि वाटर सिर्फ वाटर बॉडीज़ में ही नहीं होता है, सिर्फ तालाब में, नदियों में, समंदर में ही पानी नहीं होता है, बल्कि पानी ग्राउंड के लेवल के अंदर भी होता है, ग्राउंड वाटर। हाँ जी। तो अपवर्ड टू हेवन, उसके बाद वहाँ से इवापोरेट होके मैं कहाँ जाती हूँ? मैं हेवन में जाती हूँ। हेवन यानी कि आकाश में, जहाँ एकदम शून्य है, वहाँ चली जाती हूँ इवापोरेट होके। वेंस, वेंस का मतलब ये भी आर्केइज्म है, पुरानी इंग्लिश है। वेंस का मतलब होता है वेयर, जहाँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड, वहाँ पे मैं फॉर्म होती हूँ बादल के रूप में। वेगली फॉर्म्ड मतलब बादलों के रूप में मैं, मेरा फॉर्मेशन होता है।
वेगली मतलब इनडिस्टिंक्टली, नॉट क्लियरली, नोबडी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, नोबडी कैन सी द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कोई नहीं देख पाता है। वहाँ वेगली फॉर्म्ड होती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं पूरी तरह से चेंज हो जाती हूँ। नीचे क्या थी? लिक्विड थी, लिक्विड के बाद में मैं वेपर में चेंज हो गई, और वेपर के बाद गैसियस फॉर्म में आकाश में आने के बाद मैं पूरी तरह से इनडिस्टिंक्ट हो जाती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरह से बदला हुआ। एंड येट द सेम, बदली हुई तो रहती हूँ लेकिन फिर भी सेम रहती हूँ। सेम मतलब कैसी? पानी। ये जो रेन है, साइक्लिक प्रोसेस, ये भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है। तो मैं वही रहती हूँ, सिर्फ रूप बदलती हूँ मैं। आई डिसेंड टू लेव द ड्राफ्ट्स, उसके बाद फिर मैं ऊपर से नीचे उतरती हूँ। आई डिसेंड, उतरती हूँ मतलब व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर इन एक्सेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड, when it cannot be held back in the ethereal or in the sky, when it can't be held back in the sky, then it falls down as it is very much weighty, बहुत वजनदार हो गया रहता है, तो it falls down, ये नीचे गिरता है। I descend to lave the draft, lave का मतलब क्या होता है? वॉश। मैं नीचे उतरती हूँ और नीचे उतर के ड्राफ्ट एरिया को, मतलब सूखा एरिया को मैं भिगाने के लिए, उसे धोने के लिए, उसे हरा भरा बनाने के लिए, उसे फिर से तरोताज़ा करने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एटोमीज़, ड्राफ्ट्स बोलने का मतलब जो सूखा लैंड है उसको भिगाने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए। एटोमीज़ मतलब जो एकदम टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स को भी हरा-भरा करने के लिए, पानी से डुबा देने के लिए, भिगा देने के लिए, ठीक है ना? मैं नीचे उतरती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मतलब ये पृथ्वी। तो पृथ्वी का ये जो डस्टी लेयर है, इसके ऊपर का जो लेयर है वो गर्मी की वजह से पूरा डस्टी हो जाता है। इतना गर्मी पड़ता है कि पड़ने की वजह से जो ऊपर का लेयर है ना, वो पूरा डस्ट से भर जाता है, सूख जाता है। तो सूखने की वजह से ऊपर का सिर्फ मिट्टी मिट्टी डस्ट, उसको मैं डुबाने पानी से, और उसको हरा भरा करने के लिए, तरोताज़ा करने के लिए मैं ऊपर से नीचे गिरती हूँ। तो ऊपर से नीचे गिरती हूँ किसके लिए? एटोमीज़ के लिए, और जो ड्राफ्ट्स है, ड्राई लैंड है उसके लिए, और डस्टी लेयर्स ऑफ द ग्लोब के लिए। And all that in them without me were seeds only, latent unborn, and all that in them, और उन सारे पेड़ों के लिए भी, उन सारे सैपलिंग्स के लिए भी, पौधों के लिए भी मैं नीचे उतरती हूँ, जो लोग विदाउट मी, मेरे बिना, पानी के बिना, रेन के बिना, क्या थे वे लोग? वर सीड्स ओनली, उनकी औकात क्या थी? सिर्फ सीड्स थे, मिट्टी में पड़े हुए थे बीज के रूप में। कुछ नहीं होता है, बीज पड़ा रहेगा ऐसे ही मिट्टी के अंदर जब तक पानी नहीं पड़ेगा। तो मेरे बगैर ये सारे लोग सिर्फ सीड्स थे। लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तुम लोग साइंस में पढ़े होगे लेटेंट हीट, ठीक है ना? लेटेंट हीट होता है ना, वो तो हिडन हीट होता है, पता नहीं चलता वो हीट कहाँ से आ रहा है। हम लोग अपने हाथ में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बर्फ़ जब रखते हैं गर्मी के दिनों में तो तुरंत पानी में आने लगता है, जमने लगता है। कहाँ से हीट आया? तो हम लोग के बॉडी से हीट आया उसको, वो लेटेंट हीट है ना? हम लोग के बॉडी से गर्मी उसको मिली। जब तक गर्मी नहीं मिलेगा तब तक बर्फ़ तो पिघलेगा नहीं, तो हाथ पे रखेंगे तो कहाँ से पिघला? हाथ के अंदर लेटेंट हीट है, तो लेटेंट मतलब छिपा हुआ। तो अब तक जो सीड मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, अनबॉर्न था, जिसका जन्म नहीं हुआ था, लेटेंट था, उस सीड को तरोताज़ा करने के लिए, जीवन दान देने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड फॉरएवर, बाय डे एंड नाइट, आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं पेड़ पौधों को ही जान देने के लिए सिर्फ ऊपर से आती हूँ, मैं उस मिट्टी को भी जान देती हूँ, मैं उस धरती को भी जान वापस से देती हूँ, जिस मिट्टी से मैं पैदा हुई हूँ, जिस मिट्टी से मेरा जन्म हुआ है। मेरा फॉर्मेशन कैसे हुआ है? लैंड की गर्मी होने से लैंड का वाटर ऊपर की ओर चला गया, है ना? और जो वाटर बॉडीज़ है उसका गर्मी होने से उसका भी वेपर ऊपर चला गया। इन्हीं दोनों से तो मेरा जन्म हुआ है ना। और फिर मैं वापस धरती पे आती हूँ, सूखे धरती को हरियाली देने के लिए, तरोताज़ा मतलब तरावट देने के लिए, ताज़गी देने के लिए, ठीक है ना? उनको सुंदर बनाने के लिए, हरा-भरा बनाने के लिए। वापस से मैं अपने धरती को, जो मेरा ओरिजिन है, उसी को लाइफ़ देने के लिए मैं आती हूँ। जहाँ से मैं लाइफ़ लेके निकली हूँ, मैं फिर उसी को लाइफ़ देने के लिए आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, and make it pure. To whom? To the earth. From the earth I have originated, and now I get back again to the same earth.
टू प्योरीफाई इट। प्योरीफाई बोलने का मतलब जो अर्थ दुनिया भर के पॉल्यूटेंट्स, लैंड पॉल्यूशन से पूरी तरह से भर गया है, उन पॉल्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए, उसको वॉश करने के लिए मैं वापस आती हूँ ताकि उसको प्योरीफाई कर दूँ। प्योरीफाई करने का मतलब साफ़ सुथरा कर दूँ। तो मेरे बारिश से ही मेरी ओरिजिन, मेरी धरती फिर से साफ़ सुथरी हो जाती है एंड ब्यूटीफाई भी हो जाती है, और उसका ब्यूटिफिकेशन भी होता है, सुंदर हो जाती है पृथ्वी, हरियाली आ जाती है, तरावट आ जाती है, ताजगी आ जाती है, ठंडक आ जाती है। For songs issuing from its birthplace after fulfillment wandering, regged or unregged, duly with love returns। अब देखो यहाँ पे रेन अपना कंपैरिजन एक सॉन्ग से कर रही है, बहुत सुंदर कंपैरिजन है। सॉन्ग से कर रही है क्यों? क्योंकि रेन और सॉन्ग दोनों हार्ट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। रेन ओरिजिनेट होता है अर्थ के हार्ट से, और सॉन्ग ओरिजिनेट होता है ह्यूमन बींग्स के हार्ट से। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जब कोई सिंगर सॉन्ग गाता है, कोई भी गाना, कुमार शानू, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जब गाना गाता है, तो गाना उसके वॉइस से इश्यू हुआ, उसके गले से निकला, रिकॉर्डेड हो गया। अब वो गाना अपने बर्थ प्लेस से निकला, रिकॉर्डेड होके कैसेट्स बन गया। अब वो सारी दुनिया में इश्यू हो गया, सारी दुनिया में फैल गया। आफ्टर फुलफिलमेंट, और सारी दुनिया में वो सबको फुलफिल करता है, सबको तरोताज़ा कर देता है, सबका माइंड रिफ्रेश कर देता है, सबका माइंड रिफ्रेश कर देगा, सबको तरोताज़ा बना देगा, सबको एंटरटेन करेगा, सबका दिल बहलाएगा, सबको खुशियाँ देगा, है ना? कोई बाइक पे बैठ के गुनगुनाते हुए जा रहा है, कोई रोमांटिक मूड में है गुनगुना रहा है, कोई सैड मूड में है गुनगुना रहा है, और उसके बाद सारी दुनिया को फुलफिल करने के बाद वो गाना फिर वापस आ जाता है किसके पास? सिंगर के पास। सिंगर खुद उसको गुनगुनाता है। तुमको क्या लगता है कि किशोर खुद का गाना नहीं गुनगुनाता है? यस, गाना तो वो सिर्फ आवाज़ दिया है ना, गाना को कंपोज़ करने वाले कोई और हैं, म्यूज़िक बनाने वाले कोई और हैं, और बनने के बाद किशोरदा खुद अपना गाना को गुनगुनाते होंगे, कुमार शानू खुद अपना गाना को गुनगुनाते होंगे। तो उनका गुनगुनाया हुआ गाना उनके गले से निकला, निकल के सारी दुनिया को एंटरटेन किया, एन्जॉयमेंट दिया, और सारी दुनिया रिजॉइस कर ली, उसके वापस घूम के सिंगर के पास वापस आ जाता है। तो दिस हैपेंस इन द सेम वे विद द रेन। रेन कहती है रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। रेग्ड और अनरेग्ड, रेग्ड और अनरेग्ड मतलब चाहे लोग पसंद करें, चाहे लोग पसंद ना करें, लेकिन विथ लव इट रिटर्न्स बैक टू मी, इट गेट्स बैक टू मी। हो सकता है मेरे गाने को कई लोग ना पसंद करें, हो सकता है मेरी बारिश को कई लोग ना पसंद करें, है ना। कोई पसंद करे, किसी का घर में से लीकेज हो रहा है छत से, तो वो तो नापसंद करेगा रेन को, है ना। हे भगवान बारिश क्यों हो रही है? लेकिन जो सीड लगाया होगा खेतों में, वो तो दिन रात इंतजार कर रहा होगा कि बारिश हो। तो कोई रेक्ड करेगा, कोई अनरेक्ट करेगा, जो भी केस हो, बट मैं तो एंजॉय करती हूँ। मैं तो बस ओरिजिनेट होती हूँ, और फिर ओरिजिनेट होकर वापस घूम फिर के सारी दुनिया का प्यार मोहब्बत बटोर के वापस फिर उसी धरती में आ जाती हूँ जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ। तो आई गेस सबको समझ में आया। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ मैंने तुमको बताया, लिटरेरी डिवाइस, हाइपरबोल का यूज़ भी मैंने बताया। इसमें मेटाफर भी यूज़ हुआ है। मेटाफर क्या होता है? तो मेटाफर एक कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू एजेंट्स, दो एजेंट्स के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे अगर हम बोलेंगे कि कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट का मतलब हो गया कि कैमल और शिप का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, है ना। इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है? सिमिली। सिमिली यहाँ नहीं है, इस पोएम में नहीं है। सिमिली हम लोग बोलते हैं कि कैमल वॉक्स ओवर डेजर्ट एज शिप फ्लोट्स ओवर सी। तो जब हम लोग एज लगा के, लाइक लगा के कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट बॉडीज़ का, उनकी क्वालिटीज़ का सिमिलरिटी दिखलाते हैं, तो वो हो जाता है सिमिली। लेकिन जब दो ऐसे बॉडीज़ हों जिनका डायरेक्ट सिमिलरिटी दिखला दें, ठीक है, तो वो हो जाता है मेटाफर। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। भाई पोएम किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का होता है, पोएट का होता है। अर्थ कब से पोएट्री लिखने लगा? तो यहाँ लिखा है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। अर्थ का भी एक पोएम है जो अर्थ के गले से निकला, और फिर सारी दुनिया को रिजॉइस करने के बाद, सबको एंटरटेन करने के बाद, सबके मुरादों को पूरा करने के बाद वापस अर्थ के पास चला आया। तो यहाँ पे मेटाफोरिकल यूज़ हुआ है, कंपैरिजन यूज़ हुआ है, डिस्क्रिप्शन। सो एलिटरेशन भी एक जगह हम लोग देख सकते हैं, एक जगह लिखा हुआ है सॉफ्ट फॉलिंग शावर।
एलिटरेशन क्या होता है? इट क्रिएट्स अ रिदमिंग इफेक्ट। जब एक ही लेटर बार बार आए, एस 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 बार बार आता है, जैसे यहाँ पे है सॉफ्ट शावर, सॉफ्ट शावर, दोनों में एस एस आया है ना। हिंदी में बहुत ही मतलब नाम किया हुआ एक ठो कहावत है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, है ना। इसमें क्या है, च च च च च च लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिटरेशन। तो इसी तरीके से इंग्लिश में जब रिपीटिशन होता है एस 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 करके या बी 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 करके ए करके, तो एलिटरेशन होता है।